अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और सहाफ़ी के ख़ास सियासी मेहमान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमें वक्त देने के लिए। एक बार फिर सबसे पहले तो जो मुल्क में सूरत हाल है, आप भी अभी बारिश में भीगते हुए आ रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक बंद, इस्लामाबाद की भी ये सूरत हाल हो गई है। तो चले, वैसे तो आपकी खुद अपनी हुकूमत भी इस्लामाबाद तक काफ़ी अरसे रही है, तो इस वक्त जो आप इस्लामाबाद देख रहे हैं बारिशों के बाद, आपके ख्याल में यह सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो सकती थी? आज जो आपका इस्लामाबाद का मुशाहिदा है उसकी बुनियाद पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं जब वज़ीर-ए-आज़म था तो मेरी हुकूमत पूरे पाकिस्तान में थी। हाँ ठीक है, मुझे आपका नहीं पता। तो ये जो आज जी देखिए, ये दुनिया में वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, हमारे भी हो रहे हैं। दुनिया इसको स्टडी करती है, इसका हल तलाश करती है कि जब ये मामला पैदा होंगे ये हमको कैसे मैनेज करेंगे और फिर मुस्तकबिल के लिए कैसे इसको मिटिगेट करने की कोशिश, इसको इसके असर को कम करने की कोशिश करेंगे। हम इस पर कोई काम नहीं करते। बारिश आती है, कहते जी ये तो बरान रहमत थी तो अभी ज़हमत में तब्दील हो गई है, तो इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको ये अकल और इल्म दिया है कि आप किस तरह इनको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अब जो पूरे मुल्क की सूरत हाल है, पंजाब में खासकर अब सिंध की तरफ वेले बढ़ रहे हैं, तो बतौर वज़ीर आज़म इस हवाले से, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मुझे जो याद पड़ता है, शायद आपके दौर से बात होना शुरू हो गई थी हुकूमती सतह पे मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, और बाद में फिर जाहिर बात है PDM की हुकूमत ने भी इस मामले पे बात की, और जो 2010 के सैलाब आए थे उसके बाद से बल्कि ये मामला चल रहा था। तो आपके दौर में क्या इस पर बात हो रही थी, क्या मनसूबाबंदी हो रही थी? देखिए, मनसूबाबंदी, ये जो फ्लड आया है ये उन दरियाओं में आया है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये 3 दरिया जो इंडिया से आते हैं, चिनाब, रावी और सतलज, ये रावी और सतलज तकरीबन सूख गए थे, इनके अंदर पानी बहुत कम आता था। तो अब जब वहाँ पर फ्लड आया तो उसको फ्लड को मैनेज करने का कोई तरीका वहाँ पर नहीं है, वो पानी सारा पाकिस्तान में आएगा। तो आज हम उस फ्लड का सामना कर रहे हैं जो इन 3 दरियाओं में है, और ये 3 दरियाओं में इकट्ठा फ्लड आया है, क्योंकि वहाँ पर भारत में जो मौसमी तब्दीली का असर है वो भी इसी किस्म का है। तो इसलिए आज आपको मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो आपका वाटर अकॉर्ड है इंडिया के साथ 1960 के अशरे का, जो सक्सेसफुल रहा है, उस पर हमारी भी कुछ कायात नहीं है, लेकिन मोर और लेस वो कामयाब रहा है। उसके अंदर एक बुनियादी शिक थी कि मेन रिवर, तीनों रिवर्स पर डैम नहीं बनेगा ताकि इंडिया पानी को कंट्रोल ना कर ले। अब शायद आपको सोच ये करनी पड़ेगी कि एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज़्म बन जाए, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इंडस पे है सूबों के दरमियान, तो कि वहाँ पर डैम्स हों जो वहाँ वाटर स्टोर हो सके और फिर वो दोनों ममालिक शेयर कर सकें। उसके लिए एक सियासी माहौल और एक सिक्योरिटी माहौल चाहिए, जो भी पाकिस्तान ये नहीं है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। लेकिन ये आपको ये बातें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि मुस्तकबिल में अब NDA में आपको ख़ुद बता रहे हैं कि हर 2 महीने में कोई मेजर अननोन इवेंट वेदर रिलेटेड होने का ख़दशा है। और आप अपने मुल्क के, पूरे मुल्क के अंदर हालात देख लें, नॉर्दर्न एरियाज़ में देख लें, क्लाउड बर्स्ट जिस हद तक हो रहे हैं। मुझे जो पिछला याद आता है, सिर्फ एक 2003 या 4 में इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और 2 घंटे में पूरा इस्लामाबाद डूब गया था। तो ये वेदर फिनोमेना आप बुनेर के अंदर देख लें, 600 लोग वहाँ पर वफात हलाक हो गए एक छोटे से इलाके में, और अरबों रुपए का। और ये कल भी हो सकता है, किसी जगह भी हो सकता है। पहाड़ी इलाकों पे ज़्यादा इसका असर होता है। आप भी वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। आप अपने गांव जाते हैं, मैं भी देखता हूँ वहाँ क्या असरात हुए इन चीज़ों के। तो ये आपने आप दरख्त नहीं लगा सके। हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं, हम हर बात करते हैं, दरख्त नहीं लगा सकते। इमरान खान साहब ने 1 अरब दरख्त का दावा किया, एक सुनामी आएगी। पता चला कि सिर्फ 20 लाख दरख्त जो है वो नर्सरीज के अंदर मौजूद थे। तो जहाँ 1 अरब की जगह 20 लाख। इथियोपिया ने 40 अरब दरख्त लगाए। चले, ये तो एक पहलू हो गया। ये जो रिहायशी स्कीमों का कहा जा रहा है, रिहायशी मनसूबे, हाउसिंग सोसाइटी, तो जो तस्वीर हमने मीडिया में देखी है बड़ी खौफनाक है। दरिया रावी के ऐन वस्त में, बीच में लोगों ने घर बनाए हुए हैं, रिवर बेड के ऊपर घर बने हुए हैं, रावी के रास्ते में बने हुए हैं। तो इसमें क्या हुकूमत की भी नाअहली नहीं रही? सब हुकूमतें
ये तो अभी जो हो चुका है ना, जो हम करने जा रहे हैं उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। जिस स्कीम को PMLN गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया था, फिर वो PTI गवर्नमेंट में बहाल हुई, रूडा, जो रूडा है, रूडा, ठीक है, और फिर उसको एक्सपेंड किया गया इस हुकूमत के दौर में और बताया गया, इमरान खान साहब ने बताया कि पाकिस्तान के मसाइल का हाल रूडा में है। हाँ, उसकी वीडियोस भी आती रही थी, और अभी भी हमें बताया जाता है कि बस ये रूडा बन जाएगा तो पाकिस्तान के मसाइल का हल शुरू हो जाएगा। तो इस सब के पीछे कौन है? हुकूमत? पैसा है, सियासत है और फ़ायदा है, मुफाद है। ये अलीम खान की जो सोसाइटी है पार्क व्यू, इसके हवाले से भी बड़ी तनकीद आ रही है और जो विजुअल्स आ रहे हैं वो भी बड़े खौफनाक है। लोगों ने करोड़ों रुपए लगा दिए, जगह खरीदी, घर बनाए और वहाँ पे 8-9 फुट का पानी उनके घरों में घुसा है। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है और इनको कंपनसेट कौन करेगा? देखिए, अलीम खान साहब आज तो वजीर है ना, कल वो डेवलपर थे। तो जब उन्होंने स्कीम बनाई, उन्होंने अप्रूवल दी हुई है। किससे ली थी? जो भी इदारे हैं पंजाब गवर्नमेंट के। ये अभी मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट ने उनको NOC दिया? ये मुझे इल्म नहीं है, जिसने भी दिया है हुकूमत ने दिया है ना। देखिए, हुकूमत मुस्तकिल होती है, सियासी जो लोग हैं वो आते जाते रहते हैं, रूल्स चेंज नहीं होते कि आपने अप्रूवल कैसे देनी है, क्या देनी है, क्या देख कर देनी है। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जगह अगर दरिया की सतह से नीचे है और अगर यहाँ पानी आएगा उसकी निकासी कैसे होगी। देखिए, पानी आना एक ये आता है, ठीक है, क्योंकि बारिश अगर ज़्यादा हो जाए या सैलाब आ जाए तो पानी, लेकिन वो फारिग जी वो तो मगर बात ये है कि सर कि क्या ये उन लोगों के साथ फ्रॉड नहीं है कि रावी रिवर के बेड पे प्लॉट बना के बेचे गए, प्राइवेट हो या सरकार हो? क्या ये धोखा नहीं है? क्या ये फ्रॉड नहीं है? और उनको कंपनसेट कैसे किया जाए? ये हुकूमत की नाकामी है, हुकूमत को कंपनसेट करना पड़ेगा और इसका हल ढूंढना पड़ेगा। कंपनसेट तो चले, एक दफ़ा पानी आया निकल जाएगा जैसे भी होगा, लेकिन इसका हल निकालना है। ये स्कीमें नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं। कराची में डिफेंस के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, निकलता नहीं है। आपने कहा रूडा का जो प्रोजेक्ट था नून लीग की हुकूमत में मुस्तरद किया गया, जब आप वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त भी ये चीज़ सामने लाई गई? वो ख़त्म हो चुका था, इसकी डेवलपमेंट ख़त्म थी। तो ये कौन, रूडा का प्रोजेक्ट कौन लाना चाह रहा था आपके हुकूमत नून लीग के लोग? ये बुज़दार हुकूमत में वापस आया। इसकी स्कीम बड़ी पुरानी इसकी बनाई गई थी मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन बुज़दार गवर्नमेंट में इसको एक बड़ी सतह की स्कीम बनाकर पेश किया गया और उसके कहा गया कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी और ये होगा और वो होगा, और बहुत बड़ी स्कीम है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन वहाँ पर ही पॉइंट आउट किया गया था कि ये रावी रिवर सिस्टम के जो इको सिस्टम है ये उसको डिस्टर्ब कर रहा है और इसमें ये खदशात हैं। और वो फ्लड आया, अब आपने उसको देख लिया, उसके असरात देख लिए हैं, तो मुस्तकबिल में इससे बचें। अगर ये स्कीम है तो आज अवाम के सामने रखें, ये आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि वो प्लॉट तो अवाम ने खरीदे हैं ना, तो उनको बताएं कि ये रूडा क्या है, रावी रिवर के क्या असरात इस पर होंगे। कल वही हालत ना हो जो अभी अलीम खान साहब की स्कीम के साथ हुई है। बहरहाल थोड़ा सा वापस आए, आपने कहा कि डैम बनाने की इजाज़त नहीं थी, जो सिंतास मुआहदा था उसमें भारत भी नहीं बना सकता था, पाकिस्तान भी नहीं बना सकता था। नहीं, पाकिस्तान बना सकता है, भारत की बात है, उनको इजाज़त नहीं थी, पाकिस्तान ने बनाया नहीं। तो नहीं, आप बना सकते ही नहीं है, आपकी जगह ही नहीं है। आपकी जब वो पानी मैदान में आ जाता फिर आप डैम नहीं बना सकते। कालाबाग डैम होता तो क्या होता, ना होता तो क्या होता? कालाबाग डैम का इस मामले पर कोई असर नहीं है, ठीक है, क्योंकि कालाबाग डैम बेसिकली इंडस रिवर के ऊपर है। इंडस रिवर पे जो काबुल रिवर की एडिशन के बाद उसमें कोई डैम नहीं है। तो आपके जितने अभी फ्लड्स आए हैं, माजी पिछले 3-4 जो फ्लड्स आए हैं, वो बुनियादी तौर पे अगर कालाबाग डैम होता तो मेरा ख्याल है कम से कम उनकी शिद्दत में कमी होती है, 1/3 से 2/3 तक कमी हो जाती, फर्क पड़ जाता है। जी, फर्क पड़ता है और आपके पास ज़्यादा पानी अवेलेबल होता ज़राअत के लिए। हम तो ये सुन रहे थे कि पानी की कमी है और यहाँ तक तज्ज़िये हुए कि 2025 तक पाकिस्तान में पानी कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कहत भी आ सकता है, इस तरह की वार्निंग्स भी हमें सुनने को मिली। फिर हमने सुना कि भारत जो है वो हमारा पानी रोक के हमें जो है वो कहत ज़्यादा बना देगा और ये एक आबी जारियत होगी अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया। तो अब जब नहीं रोका जा रहा तो आपके ख्याल में क्या ये भी भारत की कोई साजिश है और जिस तरीके से जिस तरतीब से पानी छोड़ा जा रहा है क्या इसको आप जारियत कहेंगे?
देखिए मेरा नहीं, मुझे मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इन मामलात का, लेकिन जब डैम नहीं होगा तो वो मुल्क कैसे कंट्रोल करेगा? कोई मुल्क भी अपने पानी को ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन जब इजाफी पानी आ जाएगा जो उनकी, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी कनाल में नहीं डाल सकते, कहीं और नहीं ले जा सकते, डैम नहीं है रोकने के लिए। हालांकि जो फीडिंग नाले या दरिया हैं उनके अंदर डैम्स हैं, तो ये देखना पड़ेगा क्या उन डैम में पानी रोका गया ताकि यहाँ की शिद्दत में इजाफा हो। कुछ जगहों पे भारत ने, जैसे वो बगलियार का एक आया था शुरू में, और फिर जो दूसरे रन ऑफ द रिवर जो प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं उसमें बाकायदा भारत अनाउंस करता है, आपको इतला देता है कि हमें पानी वो छोड़ना पड़ रहा है। वो बराजेज है ना, बराजेज जो है, और वो पानी को इकट्ठा करके, क्या आपके ख्याल में भारत जानबूझ के ये कर रहा है? देखिए मुझे कोई इसके बारे में मैं मुस्बत या मनफी सवाल जवाब नहीं दे सकता, इल्म मुझे नहीं है। ये आप चेक कर सकते हैं रिवर के फ्लोज क्या थे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कभी कोई मुल्क अपना पानी ज़ाया नहीं करता। वादे के अंदर बाकायदा ये शिक रखी गई कि भारत जब पानी छोड़ेगा उसकी इतला करेगा कि इतना रेला आ रहा है। और ये तो आपके ख्याल में भारत ने सिंतास मादे को तो मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है, वो सफारत खानों के ज़रिए ज़रूर बता रहा है। तो ये जो सफारत खानों के ज़रिए इतला आ रही है, आपके ख्याल में ये ताख़ीर से आ रही है और इसके पीछे भी कोई साजिश है? मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं पहले कहा कि कोई शख्स मुल्क भी अपना पानी ज़ाया नहीं करता। अगर उनके बराजेस में पानी की सतह भरी नहीं थी, उन्होंने पानी छोड़ दिया, तो ये उनकी एक आपके खिलाफ एक साजिश है। लेकिन अगर वो भर गए थे, उन्होंने पानी छोड़ा, तो फिर उनके पास चॉइस कोई नहीं थी। अब उन्होंने इतला वक्त पे की नहीं की, ये आपको जो गवर्नमेंट बता सकती है। एक स्टेटमेंट आई थी शायद किसी की तरफ से उनकी गवर्नमेंट कि हमने वक्त पे इतला मिली है या दी गई है, जो कि सिंतास मादे के मुताबिक कमिश्नर्स को नहीं दी गई, जो इंडस वाटर कमिश्नर। अब वो देखना पड़ेगा, आप टेक्नोलॉजी से आपको इतला आती है या आपको मैन्युअली आती है, ये वक्त बताइए। चलिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। पाकिस्तान में एक सियासी और मुआशी इज़्तिराब तो तवील अरसे से मौजूद है, मगर आज से कल जो सैलाब की सूरत हाल है उसने सियासत का रुख भी मोड़ दिया है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है वो अवाम पाकिस्तान है, और पंजाब के वो सैकड़ों अवाम हैं, वो ख़ानदान हैं जो बेघर हो चुके हैं। और PDMA की एक रिपोर्ट के मुताबिक 850 के करीब लोग जहाँ भाग हुए हैं और 20 लाख के करीब लोग जो है वो बेघर हुए हैं और मईशत को शदीद नुकसान हुआ है। मगर इस सब के बावजूद भी जो सियासत है वो भी साथ साथ चल रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद खाकान साहब, अवाम पाकिस्तान पार्टी आपकी कैसी चल रही है सर? जी कोशिश कर रहे हैं, ठीक चल रही है, पार्टी को ग्रो कर रहे हैं। सैलाब के अंदर क्या सरगर्मी है आपकी पार्टी की? सैलाब में जिस हद तक हम सैलाब की बात कर सकते हैं मीडिया पर, उसके जो असरात हैं, जो उसके हल हैं, उस पर बात करते हैं। साथ साथ हमने पार्टी के अंदर कुछ इमदादी जो इक़दाम हैं वो भी किए हैं, जो जिस हद तक हम कर सकते हैं। ठीक, तो KP के अंदर भी या पंजाब के अंदर भी कर रहे हैं। आपको जो बतौर एक पार्टी आपको क्या लगता है, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक अथॉरिटी है और सूबों में भी ये अथॉरिटी मौजूद है, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनकी कारकर्दगी क्या है और ये सारा साल क्या करते हैं? और सैलाब के वक्त जो है ये एक्टिव तो होते हैं, वैसे आपके नज़दीक इनका क्या काम है जो ये कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? देखिए कम से कम एक इदारा तो है ना जो ये काम करेगा जब भी वो डिज़ास्टर कोई किसी किस्म का आए। इसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को बिल्ड करने की ज़रूरत है। वो बहुत सीरियसली आपने इसको बिल्ड करना है। और इसका मॉडल आपके पास जो है वो तुर्की का है, जो कि मैंने खुद वो जाकर देखा है, और वो बहुत ही बेहद दुनिया में किसी के पास इस किस्म की चीज़ नहीं है कि किसी किस्म का भी मामला हो वो आधे घंटे में रिस्पॉन्ड करते हैं। देखिए ये तो रिस्पांस हो गया ना, लेकिन ये डिज़ास्टर और क्लाइमेट चेंज ये ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूस तहकीक चाहती है, रिसर्च चाहती है। और क्या इसमें सिर्फ अस्करी जो सहूलियात हैं या अफरादी क़ुव्वत है उसका होना ज़रूरी है, जिसका सारा फोकस रेस्क्यू पे होता है और तहकीक पे या दीगर चीज़ों पे नहीं होता? देखिए जब आपने नाम ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट रखा है ना, तो डिज़ास्टर जब आएंगे तो उसको मैनेज करेंगे, लेकिन उससे पहले भी आपने मिटिगेशन जो एफर्ट्स हैं, असल जो काम वो होता है
ऐसे इदारे का, उसका नाम थोड़ा बदल, तैयारी उसकी करना, प्लानिंग करना। हाँ, कि ये तैयारी रखना कि भाई अगर ये चीज़ हुई तो हम क्या करेंगे और हम क्या इक़दाम लेंगे कि ये मामला ना हो। ठीक है, तो इसके हवाले से आप समझते हैं कि हमारा इदारे जो है ये नहीं, मैंने कहा उसमें अभी बहुत कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है और कैपेबिलिटी भी चाहिए, और हमारी जो रिस्पांस है वो हमारा फौज का रिस्पांस है, तो ना उनके पास कोई खुद ना हेलीकॉप्टर्स हैं ना कोई और ऐसे लोग हैं जो जाकर मदद कर सकें। वैसे तो शाहिद खाकान साहब हमारे इदारे पॉलिटिकल डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी बखूबी कर लेते हैं, अच्छा कर डिज़ास्टर भी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी। मुझे ये बताएं कि आजकल एक कुछ दिन पहले बहस चली थी कि जो असम्बली ने कानून मंजूर किया था सर्विसेज चीफ अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का, वो कानून तो 5 साल की मुद्दत देता है, जबकि जो नोटिफिकेशन हुआ था मौजूदा आर्मी चीफ का वो 3 साल का था। तो आपको क्या लगता है कि अब कानून तो मंजूर हो गया, नोटिफिकेशन वही पुराना है, तो अब क्या होना चाहिए? क्या नया नोटिफिकेशन आना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए या 2 साल का जो रह गया उसका क्या होना चाहिए? देखिए, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। जब चीफ मुकर्रर हुए थे तो उस वक़्त सर्विस की मुद्दत 3 साल थी, तो 3 साल का नोटिफिकेशन होता है। उतने में नया कानून पास हुआ कि 5 साल हो गई। अब आपको मेरी नज़र में एक नया नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा 2 इजाफी सालों के लिए। 2 साल के लिए, क्योंकि जो 5 साल से ज़्यादा टर्म तो हो नहीं सकती ना, तो आपको 2 साल का इजाफी नोटिफिकेशन जारी करना होगा। लेकिन मजीद 5 साल की एक्सटेंशन भी तो हो सकती है उस कानून तो देखिए, एक्सटेंशन तो कानून के अंदर मौजूद है ना। जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई थी, आपने एक्सटेंशन के मामले को एक कानूनी शक्ल दे दी है, इख्तियार दे दिया है, आपने गैर मामूली अमल को मामूल का हिस्सा बना दिया। तो ये 64 साल की उम्र तक आप एक्सटेंशन दे सकते हैं, और ये भी उसमें इबाम है कि उस दिन 64 साल की उम्र हो या जिस दिन वो टर्म ख़त्म हो तो 64 साल की उम्र हो, वो इबाम भी है। अच्छा, ये आपने बाजवा साहब की एक्सटेंशन का जिक्र किया, वो बार बार एक ही सवाल आता है कि वैसे तो आप असूली तौर पे एक्सटेंशन के खिलाफ हैं और आप तो शायद नहीं चाहते कि ये एक्सटेंशन किसी भी इदारे में चले जाए कि उसके इदारे में एक्सटेंशन मैंने कहा गैर मामूली अमल होता था, आपने उसको मामूल का अमल बना दिया। उस कानून में अमेंडमेंट, मैं उस तरमीम के ख़िलाफ़ था कि तरमीम ये नहीं करें कि आप इसको एक गैर मामूली अमल रहने दें, कि जब भी वो आपने करना हो तो कानून को बदलना हो या पार्लियामान इजाज़त दे, उससे एक उस पर चेक एंड बैलेंस आ जाता है, वो ख़त्म हो गया है। अच्छा, बाजवा साहब के आखिरी दिनों में ये भी कहा गया कि शायद नून लीग ने बल्कि PDM ने उनको शायद कोई मजीद एक्सटेंशन का लारा भी लगाया था, या कोई बात हुई थी ऐसी उनको जो बाद में नहीं किया। इस सवाल का जवाब मियां नवाज शरीफ साहब जानते हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं, पता है। मैं जो जानता हूँ शायद उसको एक रोज जानता हूँ। नहीं, फिर भी नहीं, मेरे ख्याल में कुछ चीज़ तो सामने आनी चाहिए। मैं इस कंट्रोवर्सी नहीं पढ़ता, इसमें जो मियां नवाज शरीफ कहेंगे वही दुरुस्त है, क्योंकि वो सब हकीकत जानते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, किसने क्या किया, क्या कहा, क्या उसकी सोच थी। आपकी क्या राय थी इस पे? मैंने उस बात नहीं छोड़ी। नहीं, आपने मुखालफत की? नहीं, असली तौर पे मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना। बहुत से लोग बात करते हैं। अच्छा, साबिक ये तारीख ऐसा बन गया, जब तारीख लिखी जाएगी तो लिख देगा कोई, लेकिन इस मामले की हकीकत सिर्फ मियां नवाज शरीफ जानते हैं। नहीं, और आप भी तो जानते होंगे, आप भी तो मेरा फैसला नहीं था ना, फैसला उनका था। अच्छा, वो इस मामले की हकीकत जानते हैं, क्या हुआ उस वक्त, क्या पुशेस थे, क्या सोच थी मुख्तलिफ लोगों। मगर ये तजवीज़ थी। कौन सी? ये बाजवा साहब को एक और एक्सटेंशन देने की एक तजवीज़ थी। ये मामला टेबल पे था। टेबल पे, बिल्कुल। अच्छा, और ये कैबिनेट तक नहीं पहुंचा या पार्टी के अंदर ही था? मैं उसमें सद तक बलवस नहीं था, मुझे नहीं पता था, मैं उस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं था। अच्छा, लेकिन मैं पार्टी का हिस्सा था, तो मुझे इल्म है कि क्या बातें हुई, किसने क्या कहा। अच्छा, लेकिन मैं मामले की शायद पूरी हकीकत नहीं जानता, लेकिन वो मियां नवाज शरीफ जानते हैं। लेकिन जितना आपको इल्म है सर, उतना तो कुछ आवाम को जानने का हक है। आवाम में पाकिस्तान को जानने का हक है। वो मुनासिब नहीं, वो मुनासिब बात है। तारीख का हिस्सा बन गया, बस ठीक है, उसको लिखा जाएगा, किसने क्या कहा और क्यों कहा और कैसे कहा और क्या हुआ। आप ये कहते हैं असूली तौर पे अभी भी एक्सटेंशन के खिलाफ है, मगर क्योंकि कानून बन गया है तो आप कोई अब मैं खिलाफ हूँ या ना हूँ, अब आपने उसको मामूल का हिस्सा बना दिया है, और वो 64 साल, और जो कम से कम जो मैंने कानून देखा है,
आप 64 साल से एक दिन पहले भी 5 साल की एक्सटेंशन अब दे सकते हैं। लेकिन वो तो डिलीट हो गया ना, अब 64 साल वाली शर्त भी खत्म होगी। जो नया कानून है उसमें 64 साल वाली शर्त भी खत्म, वो खत्म होगी, वो सब्स्टिट्यूट होगी। फिर ठीक, अब उसमें कोई लिमिट नहीं है ऐसा। अच्छा, फिर आपने बिल्कुल मामूल कैसा बना, फिर तो मजीद मामूल कैसा। नहीं, मेरा ख्याल है कि अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं देखा नहीं है नया लॉ में वो शिक सब्स्टिट्यूट कर दिया है। नए लॉ में सिर्फ टर्म को 5 साल किया गया है, शायद वो शिक अभी कायम है। वो शिक जो है वो भी 64 ईयर्स वाला जुमला डिलीट कर दिया गया है। तो उससे आपको कोई मतलब मुझे कोई एतराज नहीं है। एतराज कर भी नहीं सकते। नहीं, एतराज की बात नहीं है। देखिए, जो हुकूमत समझती है बेहतर है मुल्क के लिए वो करे। ये किस हुकूमत ने ये इदारे जो समझते हैं। देखिए, मैंने जो कम से कम देखा है कि इस किस्म की ये जब बातें बड़ी सोच समझ के की जाती थी। ये 4 साल की जो CNC की टर्म थी, वो जब 3 साल के CS में बदल दी गई थी, इस पे जो बहस हुई थी और जो इसकी डिटेल्स हैं उसका कुछ मुझे इल्म है, और ये बहुत सोच समझ के मामला किया गया था। 3 साल वाला 3 साल वाला उस वक्त भी 5 साल का जिक्र हुआ था कि नहीं, 4 साल होती थी ना। उससे पहले कमांडर इन चीफ होते थे फोर्सेस के, तीनों के। तो वो एयरफोर्स के 3 स्टार, नेवी के 3 स्टार के होते थे, आर्मी के 4 साल जी, उनकी 4 साल की टर्म होती थी सब। और अगर वो 60 ईयर्स को ना पहुंचे तो तब 4 साल या उससे ऊपर भी जाते थे। ये मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि पहले लिमिट 60 था और फिर बाद में 64। नहीं, मेरा ख्याल है वो 4 साल टर्म जो भी एज हो जाए थी, वो एज का नहीं था। पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ ख़ास मेहमान साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद साहब, अमेरिका और पाकिस्तान बहुत करीब आ रहे हैं, और भारत के साथ जो अमेरिका जो है वो बाकायदा अल्फाज की जंग में इस वक्त जारी है उनके बीच में। और जो टैरिफ है वो गैर मामूली तौर पे भारत के ख़िलाफ़ जिस तरह लगाया गया है, और हम देख रहे हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म रूस और चीन के क़यादत की कुर्बत में बड़े खुश नज़र आते हैं हमें, जो अभी तक सोशल मीडिया पे इमेजेस आ रहे हैं। तो ये जो अमेरिका की पाकिस्तान के साथ कुर्बत है, ये कितनी पायदार है, कितनी सस्टेनेबल है? और ख़ास तौर पे जब अमेरिकी सदर कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है हम तेल की तलाश में सरमाया लगाएंगे और पाकिस्तान एक दिन आएगा कि भारत को भी तेल फ़रोख्त करेगा, तो ये कितना हकीकत पसंदाना एक। देखिए, अमेरिका इस वक्त एक गैर मामूली सियासी सोच से गुजर रहा है। ये वहाँ पर जो बातें होती हैं वो अब शख्सी हैं। उनकी हुकूमत वो होगी जो हमारी थी, शख्सी। या कोई हुकूमत का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं है, कैबिनेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस वक्त कोई शख्सी हुकूमत नहीं है हमारी। कहाँ पे? हमारी पाकिस्तान में अभी कोई, हमारी हमेशा शख्सी हुकूमत रही है। अच्छा, जो वज़ीर आज़म जो होता है वो महसूस करता है कि मैं सॉवरन हूँ, मैं बादशाह के तौर पर। शहबाज शरीफ साहब भी महसूस करते हैं। जी, हम सब महसूस करते हैं, जो भी वहाँ बैठता है, क्योंकि आपने निज़ाम को ऐसे बना दिया है, शख्सी निज़ाम है। अमेरिका में नहीं था, चेक्स एंड बैलेंसेस थे बहुत सारे, ट्रम्प साहब ने वो ख़त्म कर दिए हैं। तो अब जो वो बात करते हैं वो बात बदल भी सकते हैं। आज उन्होंने कहा इंडिया बहुत अच्छा है, कल वो कहेंगे बड़ा बुरा है, और ये हुआ है। वो तारीफ़ें कर रहे थे आप यूक्रेन के सदर की, उसको तकरीबन गालियाँ निकाली गई पब्लिक के सामने लाइव टीवी पर। यूरोप के 7-8 हेड ऑफ स्टेट को बच्चों की तरह बिठाकर लेक्चर दिया गया। अच्छा, तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बड़े आदमी की कुर्बत उसकी दुश्मनी से ज्यादा बुरी होती है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या बाहर। जी, उसकी कुर्बत से बचे, उससे इख्तलाफी सूरत हाल आप शायद बर्दाश्त कर ले, उसकी कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कुर्बत नहीं। तो इसलिए अमेरिका से जो हमारी रिश्ता है वो असूल की बुनियाद पर, और हमेशा ये मामला ये जो तेल की तलाश का दावा है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, तेल की तलाश का दावा जो है ये उनको शायद किसी ने बताया है। पाकिस्तान में हुआ ये था कि हमने ऑफ शोर बहुत से एक्सप्लोर किए, शैलो फील्ड्स, शैलो डेप्थ, शेल गैस, शैलो डेप्थ पर, पानी के अंदर, यानी 200 मीटर 300 मीटर हमने एक्सप्लोर किया, कुछ नहीं मिला। 5-6 वेल्स या इतने वेल्स हुए। एक पोटेंशियल था जो अल्ट्रा डीप, मुझे याद नहीं 10,000 फुट का था, या 11, 12, 13, बहुत डीप, उसको अल्ट्रा डीप कहते हैं। वहाँ पर पानी के अंदर एक ट्रेंच है जो इंडस रिवर जहाँ पानी में आता है इंडियन ओशन में, या उसके दूसरी तरफ बॉम्बे हाई है जहाँ जो इंडिया ने डिस्कवरी की थी गैस की। तो इस तरफ ये ख्याल था कि यहाँ पर भी मौजूद है। इसमें एक चीनी कंपनी और 2 पाकिस्तानी कंपनीज
और एक इटालियन कंपनी का मिलकर कंसोर्शियम था जिसने ये ड्रिलिंग करनी थी। वो काफ़ी अर्सा ही बंद रहा। चीनी कंपनी हांगकांग की कंपनी थी, मेनलैंड चाइना की नहीं थी, वो छोड़कर चले गए। ठीक। उस वक्त मैं वज़ीर पेट्रोलियम भी था, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो हमने अमेरिका जाकर हमने अमेरिकन कंपनियों से बात की और एक्सॉन आकर उसने वो 25% शेयर ले लिए। एक्सॉन दुनिया की बड़ी तरीन कंपनियों में से है। कितने शेयर लिए? 25%। वो चाइनीज कंपनी 25% छोड़ के गई थी। ठीक है, वो ले लिया। जो ऑपरेटर जिसने फिजिकल ड्रिलिंग करनी थी वो इटालियन कंपनी थी। ठीक है। तो दो हमारी थी, पाकिस्तान की OGDC और PPL। उन्होंने एक वेल ड्रिल किया, ठीक, जिसका नाम केकड़ा उस वेल का नाम था। ठीक है। अब याद है इमरान खान साहब ने कहा था कि आपको बड़ी खुशखबरी में ठीक है, वो लीक होगी सारी जी। नहीं, लीक नहीं हुई, लीक नहीं हुई। जब आप डिस्कवरी कर रहे होते हैं तो रास्ते में इंडिकेशंस आपको आती हैं कि हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी तेल या गैस है। ठीक है। लेकिन वो मुस्तकिल इंडिकेशंस नहीं होती। ठीक है, रिलायबल नहीं होती। हाँ, फिर आप उसको परफोरेट करते हैं और वहाँ सैंपल करते हैं कोई चीज़ है या नहीं है। तो क्या परफोरेशन करते तो कुछ नहीं मिला था, ड्राई था। अब उसमें बात ये है कि अब वो ये जो वेल्थ हैं कोई 150-200 मिलियन डॉलर की कॉस्ट आती है, ये महंगे होते हैं। ठीक है। तो हर कंपनी का 50 मिलियन लग गया। अब जरूरत ये होती है, लेकिन अमेरिकन का ये जो क्लेम है, मैं बताता हूँ जी। अब वो अमेरिकन कंपनी भी छोड़ के चली गई, सब घर चले गए। ठीक है। उनको 2-3 वेल्स और ड्रिल करने चाहिए थे। ये 500-600 मिलियन डॉलर का खर्चा है। फिर जाकर आपको पूरी इंडिकेशन होती कि यहाँ पर कुछ है या नहीं है। तो लेकिन अमेरिकन ऐसे हवा में बात तो नहीं करते। उनके पास शायद जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सैटेलाइट इमेजिंग है या और टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, हमसे तो बेहतर ही वो करते नहीं थे। लेकिन अब वो भी अब केकड़ा वेल बन गए। चलो ठीक है। तो बात ये है कि वहाँ पर आपको उस पोटेंशियल को टेस्ट करना चाहिए। नहीं हुआ। वो मजीद एक वेल किया, नहीं निकला, हमने छोड़ दिया। अब आप उसको मतलब ये पॉसिबल है जो अमेरिका कह रहा है? नहीं, पॉसिबल तो हर चीज़ होती है, लेकिन जब तक आप निकलेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा। निकलेगा नहीं। अब ये बताएं सर, वापस आ जाते हैं हम हमारे अपने जो सियासत के जो केकड़े हैं, हम उनकी तरफ आ जाए। खान साहब बाहर कैसे आएंगे? खान साहब बाहर आएंगे, सियासत तारीख क्या बताती है आपको? तारीख हर सियासी लीडर अंदर भी गया है, सारे बाहर आए सिवाय एक के। आप भी तो बाहर आए। मैं भी बाहर आया। कैसे? एक आदमी नहीं आया था। अच्छा, वो फांसी चढ़ गया। तो आप कैसे बाहर आए? हमें एक त्यारा साजिश केस में थे, हमें एक्विट हो गए, फिर भी अंदर पड़े रहे। अदालतों ने आपके साथ इंसाफ किया? अदालतों ने रहमत हुसैन जाफरी साहब ने इंसाफ किया, एक्विट कर दिया, लेकिन अब छुटे नहीं। रहमत हुसैन जाफरी साहब ने तो त्यारा साजिश केस में सजा सुनाई थी। सिर्फ नवाज शरीफ साहब, आपको छोड़ दिया? सिर्फ मियाँ साहब को नहीं, आपके साथ इंसाफ किया और मियाँ साहब के साथ नाइंसाफी? नाइंसाफी हुई दबाव के तहत। अच्छा, आप वो जजमेंट पढ़ लें, आपको खुद ही नजर। तो अब खान साहब के साथ इंसाफ होगा दबाव के तहत? माजी का तजर्बा क्या है? क्या जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स अंदर गए हैं, इनके जो केसेस थे उनकी हकीकत क्या थी? आपके मतलब ये है कि खान साहब को भी माफी मांग लेना चाहिए, जैसा कि सोहेल सर माफी किससे मांगेंगे? बात तो ये है ना, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। ठीक है, पहली बात है मैंने गलती कौन सी की? अगर मैं कन्विंस हूँ तो गलती। चलें, आपकी प्रेफरेंस क्या है, किससे माफी मांगनी चाहिए खान साहब को? नहीं, किस बात की माफी मांगेंगे? अगर 9 मई में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो इनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये महसूस करते हैं मैंने ये काम किया है, कोई एविडेंस है, तो बिल्कुल माफी। आपके ख्याल में अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, 2 साल से वो जेल में, 9 मई के कई चलान भी पेश नहीं हुए, 8 केसों में जमानत भी हो गई है, आपका क्या एक मुशाहिदा है या एक्सपीरियंस है कि ये केस भी वैसे ही है जैसे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बना था? सारे केस ऐसे ही होते हैं, केसों में हकीकत नहीं होती। अच्छा, आप क्योंकि मैंने भी देखी है, सब प्रोसिक्यूशन होती है, प्रोसिक्यूशन तो होती नहीं है, ना एविडेंस होता है, ना वो गवाह होते हैं, गवाह के झूठ बोल देते हैं। तो फिर इमरान खान साहब को शाहिद खाकान अब्बासी की तरह डट जाना चाहिए? नहीं, डटना क्या है? देखिए, मेरे डटने की बात नहीं है। हम प्रोसिक्यूट हुए, एक जज दलेर आदमी तो उसने नहीं किया, हम प्रेशर था कि कन्विक्ट किया जाए। नहीं, एक प्रेशर था कि मियाँ साहब को अंदर कर दो, एक प्रेशर था कि खाकान अब्बासी साहब को छोड़ दें। जी, कैसा ये प्रेशर नहीं था। छुटना सब ने, जज रहमत हुसैन जाफरी था, छुटना सब ने था, उसमें कोई हकीकती केस में नहीं किसी ने पहले। और रहमत हुसैन जाफरी साहब की ये मेहरबानी थी। देखिए, दबाव, मैं पहले हमेशा कहता हूँ, कोई शख्स पत्थर का बना नहीं होता, दबाव कबूल कर लेता है एक हद तक। उन्होंने इस हद तक किया कि उन्होंने इतना उसमें लकूना छोड़ दिया कि अपील में वो खारिज हो गया। अभी भी यही हो रहा है।
अभी भी यही हो अभी तो मैं ये सामने सीखा भी कुछ नहीं है ना। अगर मैं आज भी कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई एविडेंस है, वो अवाम के सामने मे नो के मामलात में उनको प्रोसिक्यूट करें, क्योंकि मे नो के वाकयात जो है ये मामूली वाकयात नहीं है। 2 साल से तो चलान पेश नहीं है उनके। मैं यही कह रहा हूँ ना, इसलिए वो केस कमज़ोर बन जाता है। क्या उनको छोड़ देना चाहिए? किस बात पे? देखिए, अगर आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते छोड़ दें। उनके खिलाफ तो कई केसेस है ना, किसी में कन्विक्शन भी हुई है। इमरान खान के बगैर ये जो अब ज़मीनी इंतखाबात वगैरह भी हो रहे हैं, उनका बॉयकॉट जो किया है PTI ने, इसको फैसले को आप कैसे देखें? इलेक्शनों की हकीकत ही ख़त्म हो गई है, पार्लियामान की हकीकत ही ख़त्म हो गई। तो आपने पार्टी क्यों बना ली? हम तो सियासत कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन के लिए कम से कम अवाम के पास एक चॉइस हो, कोई जमात हो जो बात कर सके मुल्क की। तो फायदा क्या जब इलेक्शन ही नहीं लड़ने? तो इलेक्शन आएगा ना तो लड़ेंगे जब वक्त आएगा। फिर उनकी हकीकत ही कुछ नहीं है। आज के इलेक्शन की हकीकत नहीं है जो आज माहौल है, जहाँ पर ना जमहूरियत है, ना पार्लियामान है, ना फंडामेंटल राइट्स है, उसके अंदर बाई इलेक्शन की क्या हकीकत? और अगर अगले 10 साल यही हालात रहे तो 10 साल मुल्क फिर कहाँ जाएगा? फिर आप खुद सोच लें। हमने तो हक की बात करनी है, मुल्क के मसाइल की बात करनी है, उसके हल की बात करनी है, मुल्क अवाम की फलाह की बात, ये सियासत होती है। सर, आखिर में आपको क्या तवक्को है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि पुर्तगाल में आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी ने सरमायाकारी लगाई हुई है, तो जो मौजूदा नैब के चेयरमैन है उनकी क्या कारकर्दगी आपको लग रही है? एक तरफ वो कहते थे ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, दूसरी तरफ अब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को एहतसाब कोई नहीं करने वाला। नैब एक इदारा है जिसकी बुनियादी मकसद इस मुल्क में करप्ट लोगों को बचाना है, अभी भी, हमेशा से, पहले दिन से। अच्छा। और सियासत करनी है, इसको दबाने के लिए, तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। ये किसी का एहतसाब करने के लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।